तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाजकार की, ये पेपर है आप लोगों के सामने और मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ सितंबर 2016 के समाजकार ये विगत वर्ष के प्रश्नों पर। और जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से मालूम है कि मैंने 45 क्वेश्चन तक कल कंप्लीट करवा चुका। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिसमें से आप सभी लोग ही जवाब देते हैं मुझे, है ना, और आप सबको जवाब भी देना है। इससे आपका तर्क उभर के सामने आता है। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर पहला है और सितंबर 2016 का समाजकारी तृतीय प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 46 है कि रणनीति योजना है क्या? बताइए जरा, रणनीति योजना है क्या? भाई आप रणनीति योजना को क्या बोल सकते हो? आप ये बात कह सकते हो कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना ही रणनीति योजना होती है। बिल्कुल सही है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी को धोरणात्मक योजना भी कहा जाता है या नियोजन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धोरणात्मक। एग्जाम में यूजीसी कोई भी शब्द दे सकता है, नियोजन भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये यूजीसी का शब्द ही आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अनिश्चित की स्थिति में एक या अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर बनाई गई योजना को रणनीति कहती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की धोरणात्मक नियोजन होती है। क्वेश्चन नंबर जो 46 आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर आप अगर पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय को लेना और उन क्रियाओं को सहमत होने की अनुशासनात्मक प्रक्रिया जिनसे किसी संगठन का स्वरूप तय होगा और संगठन को मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे संगठन की प्रक्रिया होती तो है, ये बात सही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की भी बात है, तो प्लानिंग भी आपका सही काम करती है। तो संगठन को मार्गदर्शन, यहाँ जो संगठन को मार्गदर्शन है, जो दूसरा है अनुशासनात्मक प्रक्रिया को लेकर, एक प्रकार के डिसिप्लिन की एक प्रोसेस को लेकर किसी संगठन के स्वरूप को तय करेगी, तो ये गलत कहेंगे आप, इसको रणनीति योजना नहीं कहते हैं। अनुशासन की योजना में थोड़ी होता है, हम कहते हैं कि भाई केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क करिए, उसमें आप करिए रणनीति योजना। किसी काम को करने से पहले प्लानिंग की जाती है। आप यूजीसी का पेपर देने जा रहे हैं तो प्लानिंग करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। यह आपकी प्री प्लानिंग की प्रक्रिया है और प्री प्लानिंग की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर नहीं बता रहा पहला, इसलिए आप इसको काट दीजिए। कभी कभी ट्रिक गलत हो जाता है। मैंने कहा है कि जो शब्द सबसे ज़्यादा भरा लगे और सबसे भरा लगे तो वो आपका सही हो सकता है, परंतु यहाँ पर रणनीति योजना के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरी बात करते हैं, किसी योजना के बारे में पूर्वानुमान तैयार करना। देखिए अब अभी मैंने कहा कि किसी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। प्री प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। एक शब्द को यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, पूर्वानुमान। और पूर्वानुमान का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो क्या बनाता है? किसी चीज को अज्ञात परिस्थिति में तर्कपूर्ण आकलन करने को ही हम क्या करते हैं? पूर्वानुमान कहते हैं। किसको? तर्कपूर्ण आकलन को। देखिए एक एक शब्द को समझिए, पूर्वानुमान किसको कहते हैं? तर्कपूर्ण आकलन करना। मैं कहता हूँ आप जब भी कभी रणनीति योजना की बात करते हैं तो ये बात कहना उचित रहेगा आपको कि तर्कपूर्ण के आधार पे आपने यहाँ पे पूर्वानुमान की बात की होगी, सही है। लेकिन ये बात पूर्वानुमान कहता है अज्ञात स्थिति में, परंतु रणनीति योजना में आपको ज्ञात होगा ना कि अज्ञात होगा। इसलिए एक एक शब्द को जब समझोगे ना तब आप सही जवाब दे पाओगे ऐसे प्रश्नों का। तो इसलिए आपका ये गलत जवाब हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड देख लीजिए। थर्ड आपसे क्या बोलता है? थर्ड आपसे कहता है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। चलिए ठीक है भाई, संसाधन होने चाहिए। किए जाने हेतु निर्णय लेने में सामर्थ्यकारी प्रक्रिया हो। अब दो बातें यहाँ पे बोल दिया। मैं आपसे कहूँगा कि जो योजनाएं होती हैं, संसाधन तो हम बनाते हैं मैनेजमेंट के हिसाब से योजनाओं में। जैसे मैंने कहा कि भाई प्लानिंग करते हैं अगर आप केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में, तो प्लानिंग तो बना दिया आपने, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हो। वो आप बना रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो भविष्य में, ताकि उसके लिए काम हो आए टेक्निक, वो चीज़ें। तो यहाँ पर
उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किए जाने हेतु निर्णय लेने में सामर्थ्यकारी प्रक्रिया होगी रणनीति योजना, ऐसा तो वो गलत है। ये भी पॉइंट आपकी अगर बात करें तो यहाँ पे गलत है। और सहभागी संगठन की बात करते हैं, नहीं, यहाँ पे आप संसाधनों का उपयोग किए जाने में निर्णय लेने के सामर्थ्यकारी की प्रक्रिया में, ये आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। देखिए, संसाधनों का उपयोग तो भाई हम भविष्य में करेंगे, भविष्य में इसका हम यूज करेंगे। और दूसरी बात कह रहा है यहाँ पे कि सहभागी संगठन और लाभार्थियों के साथ योजना बनाना और सहयोग देना, ये भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लाभार्थियों के साथ योजना होगी और सहयोग होगा, ये भी सही है। लेकिन पहला पॉइंट देखिए, किसी संगठन में यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्णय लेना अगर आपको है तो क्रियाओं पर सहमत देने की बात कर रहा है, अनुशासन डिसिप्लिन की प्रक्रिया में बात कर रहा है, किसी संगठन के स्वरूप को तय करेगा तो संगठन का मार्गदर्शन। तो जब अगर आपको 4 सही होगा तो पहला भी सही होना चाहिए, है ना? बात समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो रणनीति योजना में अगर मैं आपसे कह रहा था कि अगर यहाँ पे चौथा जब प्लानिंग वगैरह की बात कर रहा है, यहाँ पे पहला तो 110% है कि फैक्ट के रूप में अगर आप यहाँ पे रणनीति योजना के बारे में जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे वो चीज़ें मिल के आएंगी। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक बार इसको क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए, तो यहाँ पर आप पहले तो इसको पहले वाले को सत्य मान लीजिए, है ना? और यहाँ पे अगर हम पहले वाले को सत्य मानते हैं तो फिर उसके बाद तीसरे वाले को सत्य मान लीजिए और फिर आप चौथे वाले को सत्य मान लीजिए, दूसरे को गलत कर दीजिए अज्ञात स्थिति में केवल ये पॉइंट को। तो 1, 3, 4 को लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए आपके पास 4, आप यहाँ पे देखिए 1, 3, 4 है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट मान लीजिए, यानी 4 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक और प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने, और ये आपसे बता रहा है लोकाचार। अब लोकाचार मुख्यतः है क्या? क्या कहना उचित समझेंगे लोकाचार का? लोकाचार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? समाज को स्वीकार्य व्यवहार से। बिल्कुल, लोकाचार का मतलब होता है सामाजिक संबंध को बनाए रखना, है ना, या स्थिर रखने के लिए किया जाने वाला ऐसा व्यवहार, बर्ताव करने की, जहाँ पे लोग व्यवहार की बात करता है। तो ऐसे में अगर हम 47 की बात करें तो आप देखिए लोकाचार स्वीकृति और बाध्यकारी व्यवहार की बात करें। पूरे समाज को स्वीकार व्यवहार, तो पूरे समाज में कुछ ऐसे भी होंगे असामाजिक तथ्य भी होंगे, इसलिए हम पूरे समाज को नहीं ले सकते हैं। सर्वाधिक उपयोगी आदतें नेगेटिव भी हो सकती हैं, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते हैं लोकाचार में। सर्वाधिक लोकप्रिय नियम, क्योंकि आचार संहिता ऑलरेडी सोशल वर्क में कहा गया है कि वो बाध्य नहीं है कि कभी सोशल वर्कर उसको माने। कुछ सोशल वर्कर हैं भाई उसका अपने तरीके से चलते हैं, सबके अलग अलग इंस्टीट्यूट और संस्था के अलग अलग नियम होते हैं, तो वहाँ पे भी लोकाचार उतना जो है लोकप्रिय नियम के रूप में नहीं आता है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे स्वीकृति और बाध्यकारी व्यवहार, मतलब मैंने कहा ना बाध्य नहीं है, मैं अब बाध्य नहीं हूँ कि आपकी हर बातों को चीज़ों को फॉलो करो, आप भी नहीं हो। जब भी आप काम करते हो उनके हिसाब से चलना, आपको जो उचित लगता है उसी हिसाब से चलते हैं। जो आपने आकलन किया है, जो सेवार्थी के कम्युनिटी वर्क ग्रुप वर्क के अंतर्गत जो चीज़ें आपको उचित लगी है उसके हिसाब से चलें। और ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो चीज़ें उसके लिए फिट बैठे या ना बैठे, कि अगर कहते नहीं कि क्लाइंट के भी वहाँ पे राय मशवरा लेना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप राय मशवरा लिए और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करें बिहेवियर को, तो वो बाध्यकारी व्यवहार को बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा लोकाचार में। तो लोकाचार केवल एक शब्द को आप समझ रखिएगा कि सामाजिक संबंध को बनाए रखने की बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का, यानी 2 वाला ऑप्शन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में कि शब्द जो व्यक्तिगत है वह रणनीति है, यानी शब्द जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? क्या उदारवादी नारीवाद से होगा, अमूल परिवर्तन नारीवाद से होगा, कि ब्लैक नारीवाद से होगा, कि उत्तराधुनिकता नारीवाद से होगा? मैं इस प्रश्न के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा इंग्लिश भी दिखाना चाहूँगा, है ना, इंग्लिश भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये शब्द, ठीक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि भाई इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है 2022 में 1 अक्टूबर को ये आपको देखने को मिल जाए। और ये मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये यूपीपीएससी का भी पेपर है, पूछा गया एग्ज़ाम में ये पेपर है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, पूछा जी। अब सुन लीजिए, पहले इस शब्द का, इस प्रश्न का अर्थ तो जान लीजिए। प्रश्न क्या, पहले प्रश्न का अर्थ जानो, फिर हम ऑप्शन देखते हैं।
जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिज्ञ है, मतलब द पर्सनल इज पॉलिटिकल। मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत राजनीतिज्ञ है जिसे निजी राजनीतिक भी कहा जाता है, निजी राजनीतिक भी कहा जाता है इसी शब्द को। जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिज्ञ भी है। और एक राजनीतिज्ञ तर्क है जिसका इस्तेमाल 1960 के दशक में उत्तरार्ध से छात्र आंदोलन और दूसरी लहर नारीवाद के रैली में नारे के रूप में उभर के आई थी। तो 1960 और 1970 के दशक के बीच में नारीवादी आंदोलन के संदर्भ में यह परिवार और पारिवारिक मूल्यों की एक चुनौती के रूप में उभर के सामने आई थी। ये एक चुनौती के रूप में उभर के सामने आई थी। व्यक्तिगत राजनीतिक, मैं आप सबसे कहूँ तो अमेरिका की जो नारीवाद नाम आया एक निबंध के रूप में सन 1970 में आया था, अमेरिका में आया था। अमेरिका से ये चीज़ें आई थी 1970 में, 1970 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, अमूल परिवर्तन नारी जो है अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, ये शब्द इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, इसको क्या बोला जा रहा है? रेडिकल फेमिनिस्ट बोला जा रहा है। बोलो सही है ना? रेडिकल, देखिए इसको आप सभी लोग ज़रूर कॉपी वो लेकर बैठिएगा ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। रेडिकल फेमिनिज्म, या आप ये कह लीजिए फेमिनिज्म कहिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे जो इसी को बोला गया अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। तो रेडिकल नारीवादियों का कहना यह है कि पितृसत्ता, क्या कहना है? पितृसत्ता के कारण महिलाओं ने भी नारी गुणों की हकीकत को स्वीकार किया है। ये रेडिकल का कहना है और इसी में पर्सनल पॉलिटिकल को यूज़ किया गया है कि पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती देता है और यह इस बात की हिमायती नहीं है कि महिलाएं पुरुषों का अनुसरण करें, और इसी के विपरीत यह महिलाओं की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित नए मूल्यों का सृजन किया गया है, नए मूल्यों का सृजन किया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, आप ही मुझे बताओ। सर थोड़ा सा और बता दो। थोड़ा सा और बता दूं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम आपसे बताऊं, अगर हम आप लोगों से चर्चा करें, यहाँ पे जो नारीवाद एक शब्द है वो पितृसत्ता को एक प्रकार से प्राथमिकता ना देते हुए, पितृसत्ता को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दिया और इन्होंने कहा कि ये बाध्य भी नहीं है कि हम जिस तरीके से पुरुष करेंगे हम उसी तरीके के व्यवहार भी अपनाएंगे। तो उनके मूल्यों को लेकर काफ़ी इस पे चर्चा की गई। तो यहाँ पे जब उनके मूल्यों की बात हुई तो वो कहा गया कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल है, ये पर्सनल इज़ पॉलिटिकल है। इसकी शुरुआत या इसकी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सन 1967 में इसकी भूमिका हमें देखने को मिली है, ठीक है। और इसमें अहम भूमिका किसकी देखने को मिली है, किसी को मालूम है? एक नाम है कैरोल हनिश नाम है उनका। उनके ही द्वारा रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में बात किया गया था और ये बात किया गया था 1967 में, 1967 में। इसी की शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें कट्टरपंथी नारीवाद का नाम दिया जाता है, कट्टरपंथी नारीवाद का नाम दिया जाता है शुद्ध हिंदी में। तो सामाजिक आर्थिक संदर्भों में पुरुष वर्चस्व को समाप्त कर दिया जाता है इसमें, जबकि यह स्वीकार करते हुए कहा गया कि महिलाओं के अनुभव अन्य सामाजिक विभाजनों जैसे जाति, वर्ग और में भी जो है इसको प्रभावित होता है, या एक प्रकार से और चीज़ों में भी हमें देखने को मिलता है। तो पितृसत्ता के रूप में देखा गया है इसमें। पूरा नाम क्या था? कैरोल क्या बताया आपने? कैरोल क्या नाम बताया था? कैरोल हाँ हनिश, हाँ हनिश। यहाँ पे इनका नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ये फेमस सवाल और एक
जो है उभर के हमारे सामने आया था यहाँ पे। एक आपने नाम सुना होगा उदार नारीवाद को लेकर। ये जो ऑप्शन नंबर पहला है ना, लिबरल फेमिनिज्म की जो बात करता है, ये उदार की बात करता है। ये बेसिकली उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर है, राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने की बात करता है। लैंगिक समानता की बात करता है। बात ये 19वीं शताब्दी की ही है ना। 19 मतलब ऐसे उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का काम किया है, उदारवादी। तो पर्सनल पॉलिटिकल नहीं है ये, पर्सनल पॉलिटिकल ये नहीं है, ये उदारवादी नारीवाद है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने की बात की गई है कट्टरपंथी। स्पष्ट है। हाँ, तो 19वीं सदी में यहाँ पे सामाजिक उदारवाद से जुड़ी क्रिया को देखने को मिला। और इसमें अगर हम बात करें, नाम अगर किसी का सबसे मुख्य रहा तो उनका नाम है मैरी ओलस्टोनक्राफ्ट। मैरी ओल स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, याद रहेगा ये भी। और एक है ब्लैक। अगर हम बात करें फेमिनिज्म के बारे में तो ये क्या हो सकता है? मालूम है? नहीं पता। तो जो इसको काली नारीवाद के नाम से भी जाना जाता है, अश्वेत नारीवाद आंदोलन के रूप में इसको जाना जाता है। एक दर्शन है जो या विचार पर केंद्रित था कि अश्वेत महिलाएं स्वाभाविक रूप से मूल्यवान होती हैं, कि काले महिलाओं की मुक्ति किसी और के लिए एक सहायक के रूप में नहीं बल्कि श्वेतता के रूप में मानव व्यक्तियों के रूप में हमारी आवश्यकता है ना, हमारी आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक नाम आता है रिवर कलेक्टिव। रिवर कलेक्टिव ये एक विद्वान है, इनके द्वारा ये क्रिया जो प्रक्रिया बताई गई सन 1977 में ब्लैक फेमिनिज्म के बारे में। ठीक, 1977 में। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो सर इसका उदारवादी का भी ईयर बता दीजिए, लिबरल का। लिबरल का जो है 19वीं शताब्दी लगा दीजिए, जिस समय वो आया था 1960 के बीच में ही, रेडिकल वाले को। ठीक है, 19वीं शताब्दी आप लगाइएगा उसको, है ना, वो सही माना जाएगा 19वीं शताब्दी। सर लिबरल में विद्वान का क्या नाम बताया थे आप? भाई उसका नाम बड़ा उल्टा था, हमने बताया है अभी आप लोगों को, आपने नोट किया है? कैरोल। हाँ। कैरोल। तो लिबरल और फेमिनिस्ट 1950 टू 1970 के बीच में है। लिबरल अच्छा 1952 1950 1970 के बीच में ये विचारधारा काफी दर्शन के रूप में आया था। उसमें बहुत सारे दर्शनकारी थे, वो लोग थे, दर्शन के रूप में आया था। हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो दशक 19वीं शताब्दी मानी जाती है, 1960, क्योंकि उस समय रेडिकल माना गया था 1960 और 70 के बीच में, तो इसलिए वहाँ पे इसको रखा गया है। एग्जैक्ट वैसे अगर पूछता है तो अगर आप बता रहे हो तो वही 2 वर्ष आता है, 1952 और 1970 के बीच में, है ना। चलो यहाँ पे एक देख लीजिए आप, उत्तर आधुनिक नारीवाद के बारे में, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की बात करता है ना। तो जूलिया, यहाँ पे जूलिया एक क्रिस्टिवा नाम है एक विद्वान का, और यहीं पे जो है लूना करके एक नाम आता है, हेलन जो है हेलन लूना करके नाम आता है, वो भी एक फिलोसोफर थे, दर्शन थे, जो इन्होंने यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, सन 1980 में, सन 1980 में जो है जूलिया क्रिस्टोवा, जूलिया क्रिस्टोवा। बाकी जो एक नाम आता है लीना डेनिनल्ली का नाम, हालांकि वो भी नारीवाद से ही संबंधित है, लेकिन उसके अंतर्गत जो टाइप है लिबरल और रेडिकल ब्लैक, ये सब उनके नहीं है, ये सब अलग अलग है। केवल अगर वहाँ पे फेमिनिज्म के बारे में बात करने वाली अगर है तो उसका नाम है लीना डेनिनल्ली। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये अलग अलग है। तो यहाँ पे आपने शायद वर्ष भी याद कर लिया होगा, 1980 में यहाँ पे भूमिका है, और किसकी है? जूलिया का नाम याद रखिएगा, जूलिया का। बाकी नाम एक लूना का भी नाम आता है, लूना, और हेलन किस्कोस नाम आता है, किस्कोस करके। ठीक है,
इनका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें आप। इसका आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेडिकल फेमिनिज्म, अमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। सांस्कृतिक विलंबना, जिसको कल्चर लैग का सिद्धांत कहते हैं हम लोग। अकबर। डेवलप बाय कल्चर लैग थ्योरी। अगर हम बात करें यहाँ पे कल्चर लैग के बारे में या लैग थ्योरी के बारे में, तो आप लोग नाम किसका लगाएंगे? आगबर्न, ओके ठीक है। आगबर्न यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे कल्चर लैग में। अच्छा, आगबर्न ने इस थ्योरी को कब डेवलप किया था? 1922 कल्चर लैग अगर आगबर्न की बात आती है तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और इस थ्योरी में इन्होंने जो कल्चर लैग में नेसेसरी जो आवश्यक टेक्निक है उन चीज़ों को यूज किया था, सांस्कृतिक के बारे में बात किया था इसमें। तो याद रखिएगा आगबर्न का नाम आता है। और यहाँ पे जो वर्ष 1922 है वो आप करेक्ट कर लीजिएगा कल्चर लैग का। सोशल चेंज की बात अगर हम करें तो वो कब आता है? सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो कब आता है वो? 1922 में, ओके वेरी गुड। यहाँ पे आपका फिर ये करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। सर इसका अलग बताया क्या फिर कल्चर लैग को? कल्चर लैग का क्या अलग बताया मैंने? एक ही ईयर है ना दोनों का? हाँ आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई। हाँ जी, यहाँ पे आगबर्न इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोले ने 3 बुनियादी प्राथमिक समूहों की पहचान की थी। आपको मालूम होगा भली भांति तरीके से, आप जानते भी होंगे अच्छे से। परिवार, मित्र और समुदाय। तीसरा तीसरा और लग रहा है एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने आपने क्या बताया है? तीसरा क्वेश्चन नंबर 50 का अगर हम बात करें, कूले के 3 बुनियादी प्राथमिक समूहों की हमें पहचान करनी थी। तो परिवार, संकट की सहायता समूह और समुदाय, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो कूले का बुनियादी प्राथमिक समूह के अंतर्गत बात किया गया है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो समुदाय आपका माना जाता है, परिवार माना जाता है, परंतु विद्यालय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो गोत्र और विद्यालय यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जाति की बात करेंगे और गोत्र की भी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की नहीं, बाकी परिवार सब में था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समरक्त परिवार एक प्रकार है, इसकी इंग्लिश देख लीजिए एक बार तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 51, तो 51 है ना? ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का जो है परिवार की बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल हम सब के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोगों का जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कंजुगल फैमिली। देखिए ये एक ऐसा समरक्त परिवार है, इसके संबंध में बताया जाता है कि जो शादी या गोद लेने के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित नहीं है समरक्त परिवार में। पहली बात तो ये आंशिक रूप से किससे अनुवांशिक रूप से एक दूसरे से ये संबंधित नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस परिवार में अगर हम बात करते हैं, जहाँ हमारे सामने गुन्नल फैमिली की बात करता है,
है ना, कौन गोइन का फैमिली की बात करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे सही जो जवाब माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का, वो जो है विस्तारित फैमिली माना जाएगा, विस्तारित फैमिली माना जाएगा। अब सर आप बोल रहे कि वो जुड़े नहीं है अनुवांशिक से, संरक्त तो अनुवांशिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना। संरक्त तभी होगा ना जब एक देखिए यहाँ पे अन्य व्यक्ति के साथ रिश्तेदारी रखने की विशेषता बताता है, अन्य व्यक्ति के साथ आम सहमति बताता है। तो कई न्यायालयों में ऐसे लोग हैं जो खून से संबंधित हैं, शादी करना या एक दूसरे के साथ यौन संबंध रखने वाले लोगों को प्रतिबंधित करते हैं। इस निषेध को जन्म देने वाली सहमति की डिग्री जगह जगह बदलती रहती है। तो यहाँ पे जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं ये उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये नहीं है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जो विस्तारित परिवार है, यहाँ पे बेसिकली इसने बहुत ही जो है इसने पूछा है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? मुझे तो सर संयुक्त जॉइंट फैमिली से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि विस्तारित परिवार तो वही होगा जिसमें पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, कई सारे परिवार साथ में रह रहे होंगे, वही तो विस्तृत परिवार होगा। ठीक है, यहाँ तो भाई आप समझ रहे हो कि एक परिवार जो होता है जिसमें एक संरचना होती है, या आप ये कह लीजिए कि पैतृक या मातृ रेखा से साथ फैली होती है ना। तो एक प्रकार से ये जुड़ी तो होती है, लेकिन एक विदेशी अगर हम बात करें तो रिश्तेदार के साथ संबंध भी शामिल किया गया, तो जो एक जुड़वा परिवार का भी हिस्सा बन जाता है, ठीक है, विस्तृत परिवार, विस्तृत परिवार, ठीक है। तो इसमें माता पिता और बच्चे, चाचा चाची ये सब रहते हैं, और चचेरे भाई भी रहते हैं, इसमें शामिल रहते हैं। विशेष रूप से संयुक्त परिवार की ये प्रक्रिया जो है शामिल करती है, ठीक है, विस्तृत परिवार है कि नहीं। इसमें बुजुर्ग जो होता है वहाँ पुरुष में सदस्य होता है। तो जो ये एक्सटेंडेड फैमिली होती है ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आप लोगों से, किस परिवार को जोड़ने की बात करता है बताइए। सर ये तो जॉइंट फैमिली की बात करते हैं ना, जॉइंट फैमिली तो है, पर सर एक इस तरह का भी परिवार था ना जिसमें एक ही पूर्वज नहीं थे पर वो संलग्न थे, वैसा तो नहीं? देखिए पूर्वज नहीं होना भी एक था ना, एक प्रकार का परिवार में, एक प्रकार के परिवार में, हाँ, देखिए विस्तृत परिवार का ही था सर, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर ऐसा था कि एक में सेम पूर्वज रहता है तो वो अनुवांशिक हो जाता है, और एक में पूर्वज जैसे मतलब कोई किसी से भी संबंध रख सकता था, तो इस प्रकार से जो परिवार उत्पन्न होता था वो संरक्षित तो था पर एक ही पूर्वज का नहीं था, तो अनुवांशिक नहीं था, वैसा तो नहीं। नहीं, यहाँ पे वो हालांकि बात तो कर रहा है, ये जो कंजिगुनिटी एक फैमिली है ना, ऐसा कह लीजिए, जो अन्य व्यक्तियों के साथ रिश्तेदारी होने की विशेषता बता रहा है। तो अन्य रिश्तेदारी होने की विशेषता बताता है ये, और अन्य रिश्तेदारी की जो विशेषता बता रहा है तो वो एक्सटेंडेड फैमिली ही बता रही है, अन्य रिश्तेदारों के साथ जो रिश्तेदारी बता रही है। तो कहने का मतलब सगी संबंधी को ना जोड़ते हुए तो वो आपका एक्सटेंडेड फैमिली में ही आएगा। बाकी अगर आप कंजुगल फैमिली की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, है ना, पोलिएंड्री की फैमिली की बात करें, तो उसमें अनुवांशिकता तो जुड़ी, अनुवांशिकता उसमें भी जुड़ी है, परंतु उसमें एक बात ही कह रहा है कि अन्य रिश्तेदारों के साथ भी विशेषता बता रहा। तो जो अन्य रिश्तेदारों के साथ विशेषता बताता है वो एक्सटेंडेड फैमिली बताती है। तो वहाँ पे ये जो नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, समरक्त फैमिली, ये इसी का पार्ट बनता है। ऑप्शन नंबर पहले का बनता है, ऑप्शन नंबर पहले का ही बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला विस्तारित परिवार। वैवाहिक को कंजुगल बोलते हैं, है ना। और कोई सामाजिक वर्ग एक डैश है ना, कोई सामाजिक वर्ग एक है, मतलब आप समझ गए कि सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। तो समाजशास्त्र में ये कहा भी गया है कि जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, मानव विज्ञानी, सामाजिक इतिहासकार के लिए वर्ग एक आवश्यक वस्तु है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक वर्ग की जो अवसर है वो सामाजिक स्तरीकरण को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई सामाजिक वर्ग एक बन सकता है अर्ध समूह,
क्या बन सकता है? अर्ध समूह। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अर्ध समूह दिया किसने है? अर्ध समूह किसी बच्चे ने अभी बोला है भाई, सामाजिक समूह। क्या कह रहे हैं आप? एक बार बोलते हो फिर चुप हो जाते हो। क्या बोलो बताओ। मेरे बीच में शायद आवाज से कुछ ये बोल रही हूँ कि शायद कूले या ग्रेडेंस में से दिया है कूले, ये क्वासी ग्रुप कूले ने दिया है। हाँ, कूले ने ही हाँ अर्ध समूह के बारे में बात किया है, और यहाँ पे अर्ध समूह कूले का ही माना जाएगा। कूले का द्वितीयक समूह किंग्सले डेविस की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दोनों में बात करता है आपका कूले। तो कूले ने 3 बातें बताई अपनी विशेषताओं में। एक तो उन्हें प्राथमिक समूह, दूसरा अर्ध प्राथमिक। तो जो ये अर्ध समूह की बात हो रही है, इसमें आपको बता दूं, कूले ने बताया कि कुछ समूह प्राथमिक समूह की संपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है। तो जब नहीं कर पाएगी तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूहों की जो विशेषताएं होती है उसका मिश्रण प्रदर्शित होता है। तो ऐसे समूह को हम अर्ध प्राथमिक समूह में रखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पड़ोस है, जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, एनसीसी है, इन छात्रों का जो समूह है वो अर्ध प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। तो वह एक प्रकार से सामाजिक वर्ग बनेगा। इन्होंने कहा कि एक सामाजिक वर्ग बनेगा। इस चीज़ की इन्होंने चर्चा किया। और द्वितीयक में इन्होंने बोला कि भाई समूह का आकार बड़ा होगा, निश्चित उद्देश्य होंगे, ऐच्छिक सदस्य पाए जाएंगे, ऐसी बात हुई। हालांकि वहीं फोकवेस कम नहीं थे, जिन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में चर्चा कर दिया था। और यहाँ तक कि समनर ने नृजाति केंद्रवाद के बारे में भी बात किया है। और रेफरेंस ग्रुप के बारे में अगर हम जब बात करते हैं, जिसको संदर्भ समूह हम लोग कहते हैं हिंदी में, अभी आप लोगों ने लास्ट टाइम में कुछ प्रश्न भी देखा होगा, हर्बर्ट हाइमन के द्वारा अचीव ऑफ साइकोलॉजी की किताबों में हमें देखने को मिला था। हालांकि इसके सिद्धांत और समाजशास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का जो कार्य किया रॉबर्ट के मर्टन ने किया था, जो उनकी किताब आई थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर वाली, है ना। मर्टन का जो सिद्धांत रहा, सापेक्षिक वांछना भी रही, पूर्वानुमानित सामाजिकरण भी रहा, है ना। और सापेक्षिक वांछना में सबसे पहले अगर कोई बात करता है तो सैमुअल स्टाफर ने किया था द अमेरिकन सोल्जर किताब में, है ना, सापेक्षिक वांछना के बारे में। हालांकि मर्टन ने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह बताया है, संदर्भ समूह और गैर संदर्भ समूह बिस्टिक ने बताया था, निकॉम ने सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह बोला था, पार्क और बर्गेस ने क्षेत्रीय समूह और गैर क्षेत्रीय समूह बोला था, एकल बंधन बहुल बंधन सेरोकिन ने बोला था, गिडिंस ने जननांकी और नियोजन अतिव्यापी एकत्रित बताया था, वार्ड ने ऐच्छिक और अनिवार्य बताया था, बोगार्ड से औपचारिक और अनौपचारिक बताया था, मिलर ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बताया था, जिसको उदग्र और क्षैतिज बोलते हैं हम लोग समूहों को। एफ्टोनिस ने समिति और समुदाय के बारे में बात किया था, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर का सवाल हमारे सामने है, काइनेसिक्स का अर्थ। क्या चीज का बताता है? ओके, डी अशाब्दिक संकेत। क्या आप चेहरा और शारीरिक संबंधों को संचालनों का जो संचार मानोगे, जहाँ पे उसके आयाम और अध्ययन गलत हो सकता है क्या? आप यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लीजिएगा, है ना। क्या हो सकता है? बॉडी वाला ही होगा सर, थर्ड वाला। जी सर, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसमें बॉडी लैंग्वेज शरीर का उसमें इंक्लूड करते हैं। ये एक प्रकार का जो है काइनेसिक्स जो है संचार भी यूज़ करते हैं हम। जो काइनेसिक्स होता है वो लोगों के बीच में गैर मौखिक संचार है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा सर, आपका सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप में था, आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे।
तो जो काइनेसिक्स होता है वो लोगों के बीच में गैर मौखिक संचार होता है। तो यहाँ पे गैर मौखिक नहीं लिखा हुआ है, गैर सांकेतिक या एक प्रकार से अशाब्दिक संकेत कह सकते हो आप इसे। और इसमें कहा गया है कि हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव, आवाज़ का स्वर हमारे सच्चे विचारों और इरादों को व्यक्त करता है, भले ही हमें उन्हें छिपाना क्यों ना चाहे या पड़े। तो काइनेसिक्स गैर मौखिक संचार की भाषा के अध्ययन को समर्पित है और मनोविज्ञान में यह एक अलग शाखा मानी गई है। तो आप यहाँ पे जो शरीर की गति का संचार की व्याख्या कर रहा है, जहाँ चेहरे के भाव और हाव भाव शरीर के किसी भी अंग की गति और शरीर से संबंधित अशाब्दिक व्यवहार बता रहा है, एक प्रकार से आपको कह सकते हो बॉडी लैंग्वेज को बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जाएगा या 4 जाएगा? क्यों सर? 3 इज द हाँ राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उसके पहले स्थापित किए गए वर्ष के बाद, यानी सबसे पहले कौन सा वर्ष में स्थापित किया गया, उसके बाद कौन सा स्थापित किया गया, है ना, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 1945। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसकी जो है स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशंस की, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई? 1919 में, है ना, याद रखिएगा, 1919 में। इसी को ILO कहा जाता है, मालूम है? हाँ, इसकी स्थापना ILO। तो ये संसार के श्रमिक वर्गों की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करने की बात करता है ILO, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? सर 49 नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन। 15 मार्च 2006 को हुआ था। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिलिंग है ये, संयुक्त राष्ट्र का, है ना, ठीक है सर, 2006 में हुआ है, 2006 में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जिनेवा बेसिकली जो है इसका अध्यक्ष जो है अभी दिसंबर 2021 में चुना गया था। क्या नाम था उसको? हाँ, जो है फेडेरिको विलेगोस करके नाम है। 2021 में इसके अध्यक्ष बहुत फेमस रहे थे, न्यूज़ में काफ़ी बार ये आए थे उस समय, जिस समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो यहाँ आप लगाइए जरा, पहले और फिर बाद में स्थापित करिए। मतलब ऑप्शन नंबर 2, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर बच्चों के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों के नीचे दिए गए कूट हैं, अब उन कूटों की सहायता से उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए, इसको याद भी करते रहिएगा सभी लोग साथ ही साथ, क्योंकि दोबारा आपको समझो याद करने को ना मिले, क्योंकि 2022 में आप लोगों को 1 अक्टूबर के दिन ज़रूर आप लोगों से यहाँ से प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, चल रहा है आपके सामने, है ना, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए आगे सवाल आपके सामने, पहला पॉइंट है, ऑप्शन नहीं है, पॉइंट दिए गए हैं आपके सामने 4। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2012। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा का संबंध में बात करता था ये, है ना। अब इसका संशोधन कब हुआ है? 19 में। हाँ, 2019 में, 2019 में।
ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा संरक्षण को लेकर। हालांकि अगर हम बात करें इसको लेकर सही तरीके से, तो इसकी जो स्थापना की गई वो 2012 में ही की गई थी, है ना। तो बाल यौन शोषण मामलों से निपटने के लिए सरकार एक विशेष कानून और यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण के लेकर एक पोस्को एक्ट था, उसी को नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पे, पोस्को एक्ट के नाम से। दूसरे पॉइंट देखिए जरा आप सबके सामने, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे 2015 लगाएंगे आप सभी लोग। आपका अच्छा देखो, संशोधन का पाठ पूछता तो 2015 के बाद एक संशोधन हुआ सामाजिक मुद्दों को लेकर 2021 में, जहाँ पे 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों यानी जुवेनाइल के ऊपर बालिकों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। तो इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को भी शामिल किया गया 2021 वाले में। तो संशोधन को लेकर बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग लगाइएगा 2015, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 इज द राइट आंसर, 1986, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। हाँ 2006। क्रम लगाइए जरा, पहले 6 आएगा, 86 आएगा। हाँ 86 आएगा। ओके 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 ओके। पहले 86 आएगा, तो सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। तो इज द राइट। ये वाले इनमें 2-4 ईयर्स होते हैं, उनमें तो बड़ा कंफ्यूजन है कि कब कौन सा ईयर लगाएं। अभी किशोर न्याय वाला है तो 2000 का भी है। नहीं, अभी आपको अगर एग्जाम में आएगा तो 2000 वाले को आप मत करिएगा, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में वो है, हालांकि उसकी देखरेख करता है, यहाँ पे किशोरों की देखरेख हो रही है, ठीक है। तो 15 लगाइएगा। संशोधन पूछेगा तो हाल ही का पूछेगा, 2021 वाला लगाइएगा। और इस बार आप लोगों को संशोधन में जब पूछेगा भी ना, तो वो इस तरीके से देगा। आपको बता दूं, यहाँ पे जो है जघन्य अपराध को लेकर बात करेगा कि वह अधिनियम जघन्य अपराधों में संलिप्त हुआ जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो किशोर थे, जुवेनाइल के ऊपर बालिगों के समान मुद्दा या मुकदमा चलाने की जो अनुमति दी गई, इसी में दी गई। और इसी में माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया। हिंदू दत्तक ग्रहण रख रखाव जो अधिनियम 1956 का था, और वार्ड के संरक्षण अधिनियम जो था 1890 का, उनको जो है सार्वभौमिक रूप से सुलभ दत्तक कानून के साथ बदल दिया गया है। तो इसलिए अब आप लोगों से जो है प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। जब आपसे पूछेगा किशोर न्याय के संबंध में बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम को लेकर, तो वो 2000 का था, जो संसद ने किशोर अपराध कानून और किशोर न्याय के लिए चलाया था। तो इसके बदलने के लिए किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को पारित किया गया था। तो आप लोग 2000 ना करके आप यहाँ पर बालकों की देखरेख और संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में पारित करने के परिप्रेक्ष्य से आप देखिएगा, तो आप 2015 को लगाइएगा, ठीक है। 2015 ही आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाकी आप जानते ही हैं संशोधन 2021 का है ना। और गैर जो है यहाँ पे 3 से 7 साल की जो है जेल रखी गई है इसमें, और गैर संज्ञेय अपराध भी माना गया है इसी में 2015 में ही, है ना, 2015 में, ठीक, याद रखिएगा इसको। क्लियर। पोस्को 2012 आप कर दिए। संरक्षण करने के संबंध में अगर पूछेगा, पोस्को 2013 को लगा दीजिएगा। बाल श्रम निषेध विनियमन का अधिनियम पूछेगा, 2016 लगा दीजिएगा। बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र का पूछेगा, बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अभिसमयन, ये कब आया है अभिसमयन? हाँ 1980, हाँ 1989, हाँ 1989, हाँ। बाल राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बात करेगा, 2005, ठीक।
फिर यहाँ पर देखिए, फिर आपको लगाना है पहले स्वीकार की जाने वाले वर्ष कालक्रम के अनुसार में, है ना। फिर अगेन आपको कुछ इसी तरीके से करना है, ठीक है। बच्चों के अधिकारों के संबंध में अभिसमयन CRC, सर क्या इंडिया का लगा है कि ये आप लोगों से बाल अधिकारों के संबंध में अभिसमयन पूछा गया है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पूछा है ना, फिर CRC अंतरराष्ट्रीय वाला ईयर लगा है ना, 20 नवंबर 1989। ठीक है। न्यूयॉर्क में प्रभावी 1990 में देखने को मिला है, प्रभाव के रूप में 1990 में, ठीक है। प्रभाव के रूप में 2 सितंबर 1990 को, ठीक है, प्रभाव के रूप में। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त किए जाने संबंधी अभिसमय क्या हो सकता है? ये भी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून ही है संयुक्त राष्ट्र का। आपको मालूम होगा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को उन्मूलन करने की बात किया है 1979। क्या बताया आपने? 18 दिसंबर 1979, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमयन CRPD, 1999। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का जो लागू करने की बात की गई, वो कब की गई? मुझे नहीं पता इसका। ओके, कोई बात नहीं। विकलांग बच्चों पर इसने बात किया है। महिलाओं के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी, सर 2006 में आया था क्या? नहीं, वो CRPD नहीं था जी। 1986, 23 दिसंबर। अच्छा, 1956। अच्छा, 23 दिसंबर 1981, 1981। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में जो बताया गया, तो वो हालांकि 1980 का दशक था, जहाँ पे समाज में अधिक एकीकरण और समुदाय को लेकर दिव्यांग व्यक्तियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समायोजन में सुधार और लक्ष्य के साथ दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने की बात की गई थी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगता के क्षेत्र में कई सम्मेलन रखे गए, और वह समय था आप लोगों का 23 दिसंबर 1981। 23 दिसंबर 1981 संयुक्त राष्ट्र में, और मुख्यालय इसका जिनेवा में, जो है जिनेवा और वियना में। जी, 3 दिसंबर। ओके, 3 दिसंबर, ओके, 1981, 3 दिसंबर, ओके, ठीक। 23 दिसंबर ही राइट है, 3 दिसंबर ही राइट है, 3 दिसंबर को ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और एक और देखिए पॉइंट यहाँ पर, है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नागरिक एवं सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक नहीं है, ठीक है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ICCPR क्या है? ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, ये है ना। 1966 को, 16 दिसंबर 1966, 1966। अब जरा क्रम लगाइए। सबसे पहले कौन सा आया है? 4, लास्ट वाला, 4th वाला। उसके बाद 79, सेकेंड,
उसके बाद पहला थर्ड आना चाहिए। पहला, ओके। थर्ड उसके बाद थर्ड, नहीं उसके बाद तो थर्ड आना चाहिए। हाँ, वो क्या से वो नवाज से गलत से नहीं, ये शायद आपका 89 का नहीं है। क्या? हाँ, ये 81 वाला तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे ये है आपके सामने, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। OH 30 मार्च 2007 लिखा है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। उतना ही है सर, 2000 के आसपास का था। हाँ, ये आप करिए इसको सर, 30 मार्च 2007। अच्छा, 2007 करेंगे, ज़रा देखते हैं अब कहाँ गया सवाल, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ चला गया, 56। ये रहा। इसको एक मिनट, इसको 2007 कर लीजिए, 30 मार्च 2007, ये सही है आपका। अब लगाइए, तो पहला दूसरा, उसके बाद दूसरे के बाद पहला आएगा, पहला तीसरा, फिर पहले बाद तीसरा आएगा। अब ये क्रम सही है, ठीक है, ये सही है। क्लियर हो गया? आप यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। समाज कार्य एक सामर्थ्यकारी कार्य है। तो हाँ सर यहाँ पे अगर आप 57 की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि ये सही है। क्या यह स्वयं सहायता में विश्वास करता है? बिल्कुल करता है, हाँ, दोनों सही है। व्याख्या हो रही है कि स्वयं सहायता समाज कार्य एक सामर्थ्यकारी कार्य है क्योंकि स्वयं सहायता में विश्वास करता है। सही है, ऑप्शन नंबर आपका व्याख्या वाला रहेगा यहाँ पे 4। भारत में अधिकांश राज्यों में गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं की उपलब्ध स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं असंतोषजनक हैं, यस या नो? है। देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। तो यहाँ पर ये तो बताओ, व्याख्या हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अल्पसंख्यक को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता द्वारा गहराई से समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे समाज में अल्पसंख्यक सदियों से अपेक्षित रहे हैं और उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये भी ठीक है। अब बताओ ज़रा कि जो अल्पसंख्यक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि भाई उन्हें व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता द्वारा गहराई से समझना चाहिए। ये बात सही है कि उन्हें व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता को गहराई समझना चाहिए इनकी समस्याओं को, है ना। तो भाई हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक सदियों होंगी उपेक्षित रहेंगे तो उन्हें संरक्षण की आवश्यकता भी मिलेगी, आवश्यकता भी है। तो आवश्यकता तो है, जब उसे सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे से समझेगा तब। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी करेक्ट है, व्याख्या हो रही है ऑप्शन नंबर 1। मादक पदार्थों में व्यसन, व्यसन मतलब आप समझ रहे हो, व्यसन मतलब समझ रहे हो, एडिक्शन, हाँ, में जो है असामाजिक होने की असंभावना अधिक होती है। सही है। कहाँ से भाई? मादक पदार्थों के जो व्यसनी होते हैं उनके असामाजिक होने की संभावना अधिक होती है, ऐसा कहना उचित कैसे मानोगे? मादक पदार्थ के जो व्यसन होते वो भाई जानते हैं सबको, ऐसी बात थोड़ी ना है। यहाँ पे आप पॉजिटिव में अप्लाइड के हिसाब से सोचें प्रश्न को कि मादक पदार्थ के जो व्यसनी होते हैं, व्यसनी का मतलब हो गया ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं ना, क्या कहलाएंगे वो? ड्रग एडिक्ट, है ना। देखिए, मादक पदार्थ के व्यसनियों के असामाजिक होने की संभावना अधिक होती है। अच्छा, असुरक्षित मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं।
देखो, असुरक्षित मादक पदार्थों से सेवन के स्वास्थ्य संबंधी विकार होता है ना, ये बात तो होता है, ये बात सही है। यहाँ पर पहला पॉइंट बताइए आप सभी लोग, है ना, कि मादक पदार्थ के व्यसनियों के असामाजिक होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। देखिए यहाँ पे उचित नहीं है, यहाँ बात को समझिए, आप शायद समझ रहे हैं। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ जो बताया गया है, कह रहा है कि मादक पदार्थ के व्यसनियों के मतलब जो मादक पदार्थ लेते हैं, उनके लिए बता रहा है कि ये असामाजिक होने की संभावनाएं अधिक होती है इनके अंदर, जो लेते हैं। जो ले रहे हैं वो नहीं, जो लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं समझ रहे हो? मुझे तो सही लग रहा है सर, ये कैसे? सर मुझे गलत लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए, पहले जो सही बता रहे हैं उनका सुन लेते हैं। मादक पदार्थों के व्यसनियों के, ये जो लेते हैं, ये क्या ऐसे आप कह दीजिए कि वो असामाजिक होने की संभावना में अधिक रहते हैं? क्या वो अपनी जीविका नहीं चला रहे हैं? भाई सामान्य तौर पे अगर हम बात करें, बड़े बड़े लोग भी ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग। तो ये गलत जवाब है आपका, पहला गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यहाँ पर सेकंड सही है। आत्मनिर्णय लेना किसी सेवार्थी की समृद्धि और विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही है भाई, आत्मनिर्णय लेना किसी सेवार्थी की समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, पक्ष हो सकता है। सही है। व्यक्तिक सेवा कार्यकर्ता जो होता है, समुदाय संसाधनों का उपयोग में शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? गलत है ये, है ना। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर 4 सही है। होता है कि नहीं होता शामिल? बताओ। नहीं शामिल होगा तो काम कैसे होगा? महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, देखो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह तो होता है, ये बात जानते हो, है ना। फिर महिलाओं को संगठित और संवेदीकरण में काफ़ी प्रभावी पाया जाता है, ये बात सही है। सही। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को शिक्षित महिलाओं द्वारा समर्पित प्रदान किया है। अच्छा, ये थोड़ी ना होता है, गलत है कि सही? बताओ। शिक्षित महिलाओं द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है, गलत। पहला सही है, दूसरा, पहला सही है आपका, दूसरा गलत है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी दुनिया में होते हैं क्या? महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी दुनिया, फिर अपने आप को क्यों रख के सोच रहे हो? गलत नहीं है, ये सही है भाई। महिलाओं के खिलाफ, हाँ, वैश्विक लेवल पर बात कर रहा है, सार्वभौमिक लेवल पर बात कर रहा है कि महिलाओं के जो खिलाफ हैं वो क्या केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के रूप में एक दुनिया में निकल के आ रहा है। क्या ये बात सही नहीं लग रही है? अरे मैं जो बच्चा कहा है नहीं, जो बच्चा कहा है सही, मैं उससे पूछ रहा हूँ। जो बच्चा कह रहा है गलत, उससे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सही है। ये प्रश्न आपने समझा नहीं, इसलिए तुरंत बोल दिया गलत। समझा करो। वैश्विक रूप से है, बात तो जानते हो आप, ये भी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पुरुषों और महिलाओं के बीच असामान्य शक्ति संबंधों को अभिव्यक्त माना जाता है। देखो, वैश्विक रूप में है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पुरुषों और महिलाओं के बीच में असामान्य शक्ति संबंधों को अभिव्यक्त माना जाता है। बात ठीक है, तभी तो ऐसा बात है, तभी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी दुनिया में हो रहा है। रीज़न तो यही है। आप ऑप्शन नंबर 1 को लगाइए ना, 63 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। व्याख्या हो रही है। दमन के क्या कहेंगे? दमन क्या होता है? दमन, देखो, कोई व्यक्ति जिस घाटे या कमी को देखता है उसको पूरा करना, वो तो भाई जाहिर सी बात है। आपका क्या हो जाएगा? क्षतिपूर्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि जहाँ पे डी का पहला होगा वही सही होगा। या तो आपका दूसरा सही है या तो आपका तीसरा सही है। आवेगों अथवा द्वंद्वों को अन्य पर अंतरित कर देता है। आवेग को और द्वंद्व को
दमन का सी हो जाएगा, दमन का सी हो जाएगा। विस्थापन हाँ, अंतरित कर देना विस्थापन। कि अधीनता? अधीनता नहीं हो सकता ये। होगा ना, विस्थापन लग रहा है। अच्छा, अन्य पर ही तो करते हैं ना सर, विस्थापन आपने बताया कि ओके ओके वहाँ से डांट खा के आते ठीक हैं, है। बच्चों से निकाल तो देते हैं। यहाँ पे विस्थापन, बिल्कुल बिल्कुल विस्थापन। और अगर हम बात करें तो अवांछित विचार जो होंगे आवेगों का बोध से बाहर होगा। बोध से बाहर रखना मतलब मन करना। क्या दमन करना? हम जो विचारों को याद नहीं करना चाहते उनको अपनी मेमोरी से हटा दें, वो जो दमन होता है, जो बुरे विचारों को हम नहीं याद करना चाहते। ओके, दमन। सामाजिक मूल्य के रूप में अगर हम बात करें तो ये बचा एक आपका विस्थापन हो जाएगा। सामाजिक रूप में स्वीकृत लक्ष्य को मनोभाव से परिवर्तित करता है। ये अधीनता हो जाएगा। बताओ दूसरा गया कि तीसरा? अच्छा अच्छा, वही बी का डी है, बी का डी है, बी का डी है दूसरा ना। हाँ। दूसरा करेक्ट गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 86 में। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 81 में। जल प्रदूषण को लेकर कब आया? 74। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। ठीक है, कौन सा सही गया? वन। ओके, एक का चौथा पहला। सूची तैयार करनी है, बताइए। दुखीपन प्लस बेरुचि आवेग है परिणाम? आवेग है और परिणाम है जी। इसको होल्ड करो ना सर, पश्चाताप लग रहा है। पश्चाताप, ओके। विरुचि और क्रोध, घृणा, आनंद और स्वीकार, प्रीत, हाँ, और स्वीकार और भय, अधीनता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गया? ओके ओके, फोर्थ। बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013। ओके। केंद्रीय श्रम विनिमय अधिनियम कब आया? 1970। महात्मा गांधी मनरेगा 2005। असंगठित संगठन जो होगा कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, कौन सा ऑप्शन गया? टू ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गया है। प्राकृतिक रूप से जन्मजात इच्छा क्या होगी? प्रकारात्मक सिद्धांत। सीखना और अनुकूलन क्या होगा? व्यवहारवाद, व्यवहार संशोधन होगा। कामोत्तेजक क्षेत्र क्या होता है? मनोलैंगिक वाला, मनोविश्लेषणात्मक। सेवार्थी की पूर्णता से संपूर्ण मूल्यांकन, मनोसामाजिक। कौन सा ऑप्शन गया? बोलो। पहला। ओके, लो भाई। दूसरा कैसे जा रहा है? पहला कि दूसरा है? पहला है। मिलाया करो थोड़ा सा, मिलाते नहीं हो बस। अच्छा, होश पोश मत करो। 1601 में बताओ जरा, गरीब अधिनियम में कार्य करने में सक्षम अरे ये तो मैंने भी शायद आपको इसी प्रश्न में आया था, एक मैंने प्रश्न पढ़ाया था वहाँ पे। बताइए जरा, कार्य करने में सक्षम गरीब।
कार्यग्रह, नपुंसक गरीब, हाँ जी, भिक्षुक, निर्भनी, एक अगर हम बात करें निर्भनीय बच्चे, ओके, देखभाल की देखभाल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, निष्क्रिय गरीब एवं आवारा बच्चे, सुधार गृह। ऑप्शन बताओ। 70। जरा विज्ञान, अपराध शास्त्र, अपराध अध्ययन ही होगा ना, परिस्थिति विज्ञान, पर्यावरण, ओके, महामारी विज्ञान, ऑप्शन ए। ठीक है, लगा तो दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए यहाँ पर गद्यांश आ गया। आज के लिए इतना ही रखो, शाम को फिर क्लास लेते हैं 8 बजे हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आप करिएगा इसको भी। अभी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है।